Good morning, student. Today I will discuss a new topic of the chapter, that is Indian economy at the time of independence. This new topic is that policies of the British government that lead to the exploitation of Indian economy. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया. व्हाट आर द वेज थ्रू विच इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू द ब्रिटिश पॉलिसीज. ओके, we will discuss these exploitation one by one. The first point is British government neglect irrigation facilities and technological upgradation in India's agriculture sector. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी इरिगेशन फैसिलिटी पर कोई अटेंशन पे नहीं की. जिस इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटी पर काफ़ी अटेंशन पे की है. जैसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगवाए हैं ताकि अगर मानसून अनफेवरेबल हो, अगर बारिश ना हो तो ट्यूबवेल से पानी जो है वो खेतों को चला जाए. ओके, इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कैनल्स बनाई हैं विलेजेस के अंदर ताकि उन कैनल के थ्रू वाटर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर तक चला जाए, फील्ड तक चला जाए. ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं फार्मर्स को इरिगेशन के लिए. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया. Okay, British government did not give any attention upon the irrigation facility to the Indian agriculture sector. जिसकी वजह से ये था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें कभी कभी अनफेवरेबल मानसून होने की वजह से, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सूखा हो गया तो फसल खराब हो जाती थी. तो लेकिन आजकल ऐसा है कि जो नेबार्ड बैंक है, नेबार्ड बैंक NABARD, नेबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए इस्टेब्लिश की गई है. जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैंक इस्टेब्लिश की है इंडिपेंडेंस के बाद, और इंडियन गवर्नमेंट इस बैंक के थ्रू फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो ट्यूबवेल लगा सकें और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र परचेज कर सकें, और सब्सिडाइज रेट पर जो है वो फर्टिलाइज़र परचेज करते हैं, और लोन पर इंटरेस्ट भी बहुत लो होता है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं. तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज सच कोई ध्यान नहीं दिया इरिगेशन फैसिलिटी पर. इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में लोग ओल्ड टेक्निक यूज़ करते थे, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते थे, और ओल्ड टेक्निक की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी. ओके, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड फार्मर यूज़ नहीं करते थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते थे फार्मर्स. ब्रिटिश पीरियड में लोग जो हैं वो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते थे और ओल्ड टेक्निक यूज़ करते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी. Okay, so the first point is that British government did not give attention upon the irrigation facility and the upgradation of technology in the agriculture sector. That's why our agriculture sector was backward during the British period, and the productivity of agriculture sector was very low during British period. Okay, it is the first point. Second point, British government forced the Indian farmers to pay more attention to the cultivation of cash crop instead of food crops. पहले जो इंडियन फार्मर थे
वो फूड क्रॉप कल्टीवेट करते थे, जैसे वीट राइस की क्रॉप कल्टीवेट करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि फार्मर्स जो हैं वो फूड क्रॉप की जगह पर जो है वो कैश क्रॉप कल्टीवेट करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैश क्रॉप किसे कहते हैं? कैश क्रॉप इज डेट क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर ओनली फॉर एक्सपोर्ट, ओनली फॉर द सेल टू द अदर कंट्रीज। ओके, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए कल्टीवेट की जाती है। जैसे आजकल आसाम के अंदर अगर में आसाम में टी और कॉफ़ी, कुछ जगह ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने के लिए आसाम के अंदर कल्टीवेट की जाती है। तो आसाम के अंदर कुछ जगहों पर जो टी और कॉफ़ी सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए कल्टीवेट की जाती है, उस टी और कॉफ़ी के जो कल्टीवेशन है, क्रॉप है, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। तो कैश क्रॉप इज दैट क्रॉप विच इज कल्टीवेटेड ओनली फॉर एक्सपोर्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप कैश क्रॉप कल्टीवेट करें ताकि वो दूसरी कंट्री में सेल होगी, वो हाई प्राइस आपको मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस तरह से फार्मर्स को मोटिवेट किया कि वो कैश क्रॉप कल्टीवेट करें इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। कुछ फार्मर्स ने वाकई में ऐसा किया भी। कुछ इंडियन फार्मर ने वीट और राइस का जो कल्टीवेशन है वो बंद कर दिया, और वीट और राइस की क्रॉप बंद कर दी, फूड क्रॉप बंद कर दी, और उसकी जगह पर जो है वो कैश क्रॉप कल्टीवेट करने लगे। इसमें नुकसान ये हुआ कि इंडिया के अंदर जब ज़्यादातर फार्मर्स वीट और राइस की क्रॉप की जगह पर अगर कैश क्रॉप कल्टीवेट करेंगे तो वीट और राइस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इंडिया के अंदर वीट और राइस की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से वीट और राइस की प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है। तो और ये हुआ भी था ऐसा कि वीट और राइस की शॉर्टेज हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि कल्टीवेशन कम हो रहा था, क्योंकि फार्मर्स ने वीट और राइस की जगह पर कैश क्रॉप कल्टीवेट करना शुरू कर दी थी। तो ये भी इंडिया के लिए अनफेवरेबल रहा। Okay, British government motivate the farmers to cultivate cash crop instead of food crop. It decreased the production of food crops, that is wheat and rice. It decreased the supply of wheat and rice in the market. As a result of this, it increased the price of wheat and rice in the Indian market. Okay, so it leads to the inflation in the country. नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज यूज की थी जिनकी वजह से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई तो उसमें जो लोग जॉब करते थे वो अनएम्प्लॉय हो गए। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जॉब करते थे, जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंसॉल्वेंट हो गई, बंद हो गई, तो वो लोग फिर एग्रीकल्चर सेक्टर चले गए काम करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा था, वहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। अब प्रेशर और इंक्रीज हो गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए, और एग्रीकल्चर सेक्टर का बर्डन और इंक्रीज हो गया, प्रेशर और इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस थी। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनका गुड्स दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था, और बहुत ज़्यादा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड थी दूसरी कंट्री के अंदर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बल्कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो इसलिए भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। जैसे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था वो दूसरी कंट्री में जाकर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। खासतौर से कश्मीर के अंदर कारपेट दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे। कश्मीर में कारपेट बनते थे, कश्मीर में बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वहाँ पर कारपेट बनाए जाते थे और वो फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट था उस पर टैक्स इंक्रीज कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी।
जिसकी वजह से हमारा गुड्स दूसरी कंट्री में कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया उसके, और दूसरी कंट्री के लोगों ने फिर डिमांड कम करना शुरू कर दी, क्योंकि हमारा इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स दूसरी कंट्री में महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया हाई टैक्स की वजह से, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री के लोग हमारे गुड्स की डिमांड कम करने लगे। एक चीज़। दूसरा, गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पर कोटा इंपोज कर दिया। कोटा, व्हाट इज कोटा? कोटा इज द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन विच इज इम्पोज अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दें, या इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दें, इसे कहते हैं कोटा। जैसे सपोज इंडिया जो है वो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, सपोज वो 5000 कारपेट एक्सपोर्ट करती थी दूसरी कंट्री में। अब गवर्नमेंट ने कोटा लगाया 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अब दूसरी कंट्री में आप जो है वो 50% एक्सपोर्ट करोगे। अगर पहले इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कारपेट 5000 कारपेट एक्सपोर्ट होते थे, अब 50% कोटे के बाद 2500 जो है वो कारपेट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 50% आप एक्सपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट कम हो गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सेटअप की और ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में सेल किया, और ब्रिटिश प्रोडक्ट की क्वालिटी जो थी वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की क्वालिटी से अच्छी थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन यूज कर रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी अच्छी थी। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी लो थी। क्यों? इसलिए लो थी क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओल्ड टेक्निक, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रही थी, ज्यादातर हाथ से सामान बनाती थी। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस कम थे, तो वो चीप एंड बेस्ट हुआ, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कम है। क्वालिटी अच्छी है तो बेस्ट, और प्राइस कम है तो चीप और बेस्ट हो गया। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था उसके प्राइस कम थे और क्वालिटी अच्छी थी, वो चीप एंड बेस्ट हो गया। कस्टमर ज़्यादातर जो है वो अट्रैक्ट हो रहे थे कि हम ब्रिटिश इंडस्ट्री का प्रोडक्ट परचेस करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कम है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की क्वालिटी डाउन थी, लो क्वालिटी थी और प्राइस हाई थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान लोग इंडिया में खरीदना छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स की क्वालिटी लो थी, प्राइस ज़्यादा थे। ब्रिटिश इंडस्ट्री का सामान खरीदना लोगों ने शुरू कर दिया था। इस तरह से इंडियन मार्केट के अंदर भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल होना कम हो गया, लोग ब्रिटिश इंडस्ट्री का सामान खरीद रहे थे क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई थी और प्राइस कम थे। तो इंडिया के अंदर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान सेल होना बंद हो गया। दूसरी कंट्री के अंदर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी प्लस कोटा लगा दिया। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, क्योंकि वो लॉस में चल रही थी। ओके, तो जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की बंद हो गई तो जो लोग वहां जॉब करते थे वो अनएम्प्लॉय हो गए, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, और जब वो अनएम्प्लॉय हो गए तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर गए काम करने के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बर्डन इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो एक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का ये भी था कि इंडिया जो है वो इंडिया जो है इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एक बहुत और था एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम कहते हैं डबल एक्सप्लॉयटेशन। डबल एक्सप्लॉयटेशन, इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डबल एक्सप्लॉइट कर रही थी, इसे कहते हैं डबल एक्सप्लॉयटेशन। अब किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डबल एक्सप्लॉइट कर रही थी, एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर। उसमें यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया का रॉ मटेरियल इंडिया से परचेज करती थी बहुत ही लो प्राइस पर, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर परचेज करती थी, बाई फोर्स परचेज करती थी। अगर रॉ मटेरियल के प्राइस 100 रुपीज हैं पर केजी, तो वो 40 रुपीज पर केजी परचेज करती थी। इससे इंडिया को लॉस हो रहा था। तो एक एक्सप्लॉयटेशन तो ये हुआ कि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत ही लो प्राइस पर परचेज कर रही थी, मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस पर। फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ये हुआ कि इंडिया का वो रॉ मटेरियल लो प्राइस पर परचेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इंडिया का रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन ले जाती थी,
और वहां पर इंडिया के रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स वहां पे मैन्युफैक्चर होता था और वो फाइनल गुड्स दोबारा से इंडिया में लाकर हाई प्राइस पर सेल करती थी। तो ये सेकंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि इंडिया के रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड्स बना उस फाइनल गुड्स को इंडिया में सेल कर रहे हैं, वो भी बहुत हाई प्राइस पर सेल कर रहे हैं। ये सेकंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डबल एक्सप्लॉयट कर रही थी। इसी वजह से गांधी जी ने एक आंदोलन निकाला था कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, यानी कि दूसरी कंट्री के जो गुड्स हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री के गुड्स को यूज करेंगे। और ये आंदोलन काफी सक्सेसफुल रहा। बहुत लोगों ने जो है वो फॉरेन क्लॉथ, जो दूसरी कंट्री के क्लॉथ थे उसको जला दिया था और उनको पहनना छोड़ दिया था, बाइकाट शुरू कर दिया था, विदेशी आंदोलन। तो एक एक्सप्लॉयटेशन जिसका नाम था डबल एक्सप्लॉयटेशन, वो ये। एक और एक्सप्लॉयटेशन है, वो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी अपॉन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थी उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोज की थी। एक्चुअली इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, तो इसके साथ साथ एक और इसमें थी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो इंडिया का जो कॉटन था वो कॉटन वो दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता था। तो उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर दी इसके अंदर। इवन कुछ कॉटन क्लॉथ था वो भी जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, उस पर भी जो है हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टैब्लिश फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कोई भी कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश नहीं किया एज सच, और कोई जैसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC वगैरह, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट है उस फाइनेंशियल मार्केट पर भी कोई अटेंशन पे नहीं की, कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, और कोई एज सच नई कमर्शियल बैंक जो या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नेबार्ड बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया। जिस तरह से इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर था तो वो भी एक तरह से ब्रिटिश पीरियड में बैकवर्ड ही रहा है ना इसके अंदर। लास्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था जिसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम। एक्चुअली वैसे ये 3 सिस्टम थे, एक था जमींदारी सिस्टम, दूसरा था मालवारी सिस्टम और तीसरा था रूतवारी सिस्टम। ये 3 सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के। इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस था और जो यूज हो रहा था वो जमींदारी सिस्टम यूज हो रहा था। जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक पूरे विलेज को एक यूनिट कंसीडर कर लिया करती थी, पूरे विलेज को एक यूनिट कंसीडर कर लिया और फिर वो उस विलेज के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट किया एज ए जमींदार। जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी उस पर्सन को एज ए जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। और इस जमींदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये ड्यूटी थी कि वो फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर वो डिपॉजिट कर देगा। लेकिन जो जमींदार था वो बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू 20% कलेक्ट करने के लिए कहा जमींदार से, तो जमींदार जो है वो 60-70% लैंड रेवेन्यू जो है फार्मर से कलेक्ट करता था।
इस तरह से जमींदार भी जो है वो फार्मर्स, इंडियन फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहा था। एक्चुअली जमींदार इम्पोज हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। इन दिस वे जमींदार आल्सो एक्सप्लॉइट द फार्मर्स बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इवन अगर फार्मर्स लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो जमींदार बाय फोर्स उनके एनिमल्स जो है वो ले जाते थे। क्यों? कि आपने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो हम एनिमल्स आपके ले जा रहे हैं। और बहुत ही फोर्सफुली लैंड रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट करते थे फार्मर से। और हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कंफर्म था कि जमींदार जो है वो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और हमें बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से कुछ नहीं कहती थी। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचती थी कि जमींदार हमें 20% लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं, हमारे पास बैठे बैठे 20% लैंड रेवेन्यू आ रहा है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की थिंकिंग थी। लेकिन जमींदार जो है वो 40 और 50 और 60% लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और 20% जो है लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करते थे। रिमेनिंग लैंड रेवेन्यू जमींदार अपने पास रखते थे। इस तरह से जमींदार जो है वो इंडियन फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और ये जमींदारी सिस्टम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं थी, इंडिया के लिए अनफेवरेबल थी। उन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक तरह से एक्सप्लॉइट हो रही थी। और किस तरह से एक्सप्लॉइट हुई थी हमने अभी पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन किया। एक और इसमें सब हेडिंग है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कौन कौन सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। अभी तक तो हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। अब नेक्स्ट हम ये इस बात की स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कंट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिलिट्री सेंटर्स इंडिया में अलग अलग सिटी में बनाए थे ताकि इंडिया को इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर सके। एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड के दौरान काफ़ी आंदोलन हो रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, खिलाफ थे। और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन जो लीडर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए उसने जगह जगह मिलिट्री सेंटर्स बनाए थे और रेलवे भी इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि एक मिलिट्री सेंटर से ब्रिटिश आर्मी जो है वो दूसरे ब्रिटिश सेंटर पर रेलवे की थ्रू आसानी से पहुंच जाए और एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत जल्दी रेलवे के जरिए इंडिया की आर्मी पहुंच जाए और वहां जाके उसको कंट्रोल कर ले वहां के। तो ये एक अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो बहुत इफेक्टिव और इफिशिएंट हो गया था इंडिया का जो था इसके अंदर। लेकिन वो भी अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो वो हमारे लिए अगेंस्ट में था, क्योंकि वो जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो इंडिया के आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए था। इंडियन जो लीडर्स थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए था। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो इंडियंस के अगेंस्ट में था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो काफी इफेक्टिव था ताकि वो इजीली उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर ये भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस की थी 1850 में। और रेलवे का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1853 के अंदर।
तो इंडिया के अंदर जो रेलवे इंट्रोड्यूस की थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस की थी। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन रेलवे इंट्रोड्यूस करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। वो सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि वो रेलवे के थ्रू इंडिया का रॉ मटेरियल लो प्राइस पर परचेस करने के बाद रेलवे के थ्रू वो हमारी कंट्री से ले जाती थी और फिर उससे फाइनल गुड्स बनाया हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल से। फिर वो फाइनल गुड्स जो है वो रेलवे के थ्रू जो है वो इंडिया की अलग अलग सिटी में सप्लाई किया हाई प्राइस पर सेल करने के लिए। तो एक तो रेलवे इंट्रोड्यूस करने का एक पर्पस ये था। दूसरा पर्पस ये था कि जो इंडिया में जगह जगह अलग अलग सिटी में आंदोलन चल रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आर्मी कम थी और आंदोलन कैसे कंट्रोल करें, तो रेलवे के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी थी वो एक सिटी से दूसरी सिटी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाती थी, वहां कंट्रोल कर लिया करती थी। जैसे मेरठ में अगर कोई आंदोलन स्टार्ट हुआ तो वहां पे आर्मी पहुंच गई। फिर आगरा के अंदर कोई आंदोलन स्टार्ट हुआ तो फौरन रेलवे के जरिए मेरठ से आगरा जो है आर्मी पहुंच गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वहां जाके कंट्रोल कर लिया। तो पूरी कंट्री को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था और रॉ मटेरियल परचेस करके ले जाने के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो फाइनल गुड्स इंडिया में सप्लाई करने के लिए अलग अलग सिटी में भी रेलवे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में तो वो उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। लेकिन इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इंडिया में रेलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई, इससे पहले इंडिया में रेलवे नहीं थी। नेक्स्ट है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ज़्यादातर फार्मर्स इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले वीट और राइस कल्टीवेट करते थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मर जितना वीट कल्टीवेट करेगा वो सेल्फ कंज्यूम कर लेगा, है ना। इंडियन फार्मर पहले अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वीट कल्टीवेट करते थे, सेल करने के लिए नहीं करते थे। बहुत सारे इंडियन फार्मर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही वीट और राइस कल्टीवेट करते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर जो है वीट और राइस ज़्यादा कल्टीवेट करता था। जैसे 50 क्विंटल उसने कल्टीवेट किया वीट, और 50 क्विंटल में से 10 क्विंटल अपने पास रख लिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और 40 क्विंटल जो है वो इंडियन मार्केट में सेल कर दिया। इसे कहते हैं सेमी कमर्शलाइजेशन। सेमी कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जितना भी आपने कल्टीवेट किया है वीट या राइस, उसका कुछ पार्ट फार्मर अपने पास रखेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए और रिमेनिंग पार्ट इंडिया में सेल करेगा, ठीक है, मार्केट में। तो उसे कहते हैं सेमी कमर्शलाइजेशन। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि इंडियन फार्मर ने टी कल्टीवेट की और सारी की सारी टी जो है वो इंडिया में सेल कर दी, इंडियन मार्केट में अपने पास कुछ भी नहीं रखी इंडियन फार्मर ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स इफ द फार्मर्स कल्टीवेट क्रॉप्स ओनली फॉर द सेल विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। Semi-commercialization of crop means if the farmers cultivate crops and some part of the crops keep by the farmers for self-consumption and the remaining part of the crop will be sold in the market within the country. It is known as semi-commercialization. ओके, सेमी कमर्शलाइजेशन के अंदर क्रॉप का, वीट का या राइस का कुछ पार्ट फार्मर अपने पास रखेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, रिमेनिंग पार्ट इंडिया में सेल कर देगा। इसी तरह से एक थी इसके अंदर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप इज दैट क्रॉप विच इज कल्टीवेटेड ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपोर्ट, इट इज नोन एज कैश क्रॉप। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी कैश क्रॉप भी।
और सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एक फार्मर जितना भी वीट या राइस कल्टीवेट करेगा वो सारा का सारा अपने पास रख लेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो ना इंडिया में सेल करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले कुछ फार्मर जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, जिसमें वो सारे का सारा वीट या राइस सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेट करते थे, इंडिया में सेल नहीं करते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप करें और सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप करें। इसमें आपको फायदा होगा कि आप कुछ अपने लिए भी कल्टीवेट करें और कुछ दूसरों के लिए भी कल्टीवेट करें, है ना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए कल्टीवेट करें। अब इंडिया में हर इंसान तो फार्मर नहीं बन सकता, हर इंसान तो है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। जो विलेजेस में फार्मर्स हैं वो इतना ज़्यादा कल्टीवेट करें कि कुछ अपने पास रखें और रिमेनिंग जो पार्ट है क्रॉप का वो इंडिया में अलग अलग जगह सेल कर दें। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था, कैश क्रॉप भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एक और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो था मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया नहीं आई थी, ये ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया नहीं आए थे, तो उनसे पहले इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता था तो उसके बदले में गोल्ड रिसीव करता था। उसके बदले में जो है वो सिल्वर या गोल्ड या प्रीशियस स्टोन, बहुत कीमती स्टोन जो है वो रिसीव करता था। यानी जस्ट लाइक ए बार्टर सिस्टम था। इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल, कॉटन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, सिल्क का रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो इंडिया जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था तो उसके बदले में वो डॉलर या पौंड या ये रिसीव नहीं करता था, रियाल रिसीव नहीं करता था, बल्कि इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले या ब्रिटिश पीरियड से पहले इंडिया के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडिया के एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स जो है एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री को, और उसके बदले में रिटर्न में जो है वो गोल्ड रिसीव करते थे। इस तरह से इंडिया के पास आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये बार्टर सिस्टम खत्म किया जाए और इसकी जगह मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट किया जाए। मॉनेटरी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जब इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री को वीट या राइस या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री को, तो उसके बदले में डॉलर या पाउंड या रियाल यानी फॉरेन करेंसी रिसीव करें। और जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी या मशीन, तो हम जो पेमेंट करें वो डॉलर में करें, फॉरेन करेंसी में करें। इस तरह से मॉनेटरी सिस्टम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर एक्सचेंज सिस्टम खत्म कर दिया। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर। ओके, तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर किए थे। ओके, तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।